ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग अब लास्ट फेज में हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। कल आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग इकोनॉमी के इस पार्ट को फिनिश करेंगे। उसके बाद माय स्टूडेंट्स, आज और कल मैंने सोचा है कि आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन ना दूं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप लोग काफ़ी पारंगत हो चुके हो। अब उसमें आपको कठिनाई नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि एक दो दिन मेंस की कुछ चर्चा आपके साथ करूं, इसलिए आज प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं लाया हूं, क्योंकि टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट होता है। आप जानते हो क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, तो वैसे में फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने में हमारा काम छूट जाता है और थोड़ा मेंस पर हम बात नहीं कर पाते मेंस के क्वेश्चन पर। इसलिए आज कुछ मैं 4-5 मेंस का क्वेश्चन मॉडल आंसर रखा हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी हिस्ट्री समाप्त होते होते तक आप लोग राइटिंग, मेंस की राइटिंग में उतना ही पारंगत हो जाएं जितना आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन में हो चुके हैं। तो इसीलिए आज मैंने उससे नहीं लाया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर मैं था, आपका आर्थिक सुधार कार्यक्रम, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल, कृषि सुधार, औद्योगिकरण, पंचवर्षीय योजना, ये चल रही है। तो कल हम जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने आपको बताया, क्योंकि कर प्रणाली भी निर्धारित थी, औद्योगिक क्षेत्र, पूंजीगत और भारी उद्योग, कृषि क्षेत्र मैंने आपको बताया था कल कि सामंती संबंध थे, पूंजीगत और भारी उद्योग की कमी थी, तकनीकी पिछड़ापन और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। कर प्रणाली अन्यायपूर्ण क्योंकि निर्धन वर्ग पर अधिक दबाव और अत्यधिक जन्म और मृत्यु दर, 32 वर्ष जीवन प्रत्याशा, 16% साक्षरता दर, सामाजिक क्षेत्र में सीमित निवेश। यह मैंने ब्रिटिश शासन का कुप्रभाव आपको बताया था। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें नेहरूवादी मॉडल को प्रेरित करने वाले कारक को डिस्कस किया था। फिर मैंने इस फैक्टर को डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद फिर मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, जैसे आपने हरित क्रांति का टॉपिक किया, उसी तरह से आपके लिए ये टॉपिक आता है, ये भूदान आंदोलन। तो देखो, दो तरह के हैं, यानी आर्थिक पुनर्वितरण के हमारे पास जो मॉडल थे, उसमें एक मॉडल हमने आर्थिक पुनर्वितरण का रखा था, जिसको कहते हैं भूमि हदबंदी। भूमि हदबंदी वाले में योजना यह थी कि जिनके पास भूमि ज्यादा है उनकी भूमि की सीमाबंदी करके और उनसे अतिरिक्त भूमि लेकर और जो निर्धन किसान है उसमें वितरण कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। लेकिन वह भूमि का पुनर्वितरण नहीं हो सका, तो वह भूमि का पुनर्वितरण करने के थोड़ा कानून बनाना पड़ता। भारत में उसका विरोध होता, बड़े बड़े जमींदार या भूमिधारी वर्ग उसका विरोध करते। तो इट वॉज आप, नेहरू की सरकार वहां पर थोड़ी पीछे हट गई, मतलब उतना बल प्रयोग में उसने विश्वास प्रकट नहीं किया, क्योंकि लगता था कि भाई सहमति टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी दबाव था। तो नेहरू जी का जो समाजवादी मॉडल था या आदर्श था, वह उनके मन के अंदर ही रह गया। वैसे भी नेहरू जी का जो समाजवाद था, मैंने आपको बताया कि भाई हाइब्रिड किस्म का समाजवाद था। उसका मैं 2-3 फीचर आपको बता देता हूं। एक तो आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल कर नहीं करना चाहते थे। मतलब उनका कहना था कि हम आर्थिक समानता का लक्ष्य तो प्राप्त करेंगे। तो मतलब नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सोवियत रूस के समाजवादी मॉडल और पश्चिम का पूंजीवादी मॉडल, दोनों के बीच हमेशा सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। क्योंकि यहां पर नेहरू का यह मानना था कि अगर हम, मतलब आर्थिक समानता का लक्ष्य तो हमारा है, हम आर्थिक समानता का लक्ष्य तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल कर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल गई तो सोवियत रूस के मतलब आर्थिक विकास से वो बहुत आकर्षित थे, लेकिन सोवियत रूस में जिस तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला गया था, तो नेहरू जी इसके बहुत खिलाफ थे, पंडित नेहरू। तो वो इस बात का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ वो पश्चिम का जो पूंजीवादी मॉडल था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, he was highly impressed with the ideal of the individual freedom which was prevailing in West, but he was equally scared about the economic disparity which was visible in Western Europe or in Europe.
तो इस तरह से उनमें दोनों चीज चाहते थे कि आर्थिक विषमता ना हो पश्चिम की तरह, लेकिन सोवियत रूस की तरह व्यक्ति की आजादी को कुचला ना जाए। उसी प्रकार से जैसे नॉर्मली तुम देखोगे, जो मैं पीछे भी हमने चर्चा की है, कि जो भी आर्थिक समानता की बात करते हैं तो उनका मानना होता है, सॉरी, जो भी समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद पर अगर आप गौर करोगे तो समाजवाद का जो मौखिक बल होता है वो बल कहीं ना कहीं आर्थिक समानता पर होता है। मतलब आर्थिक समानता, मतलब कोई जो समाजवादी सरकार होती है वो हमेशा आर्थिक समानता की बात करती है। तो नेहरू का कहना था इसमें, पंडित नेहरू का, कि देखिए हम आर्थिक समानता की बात तो करते हैं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन आर्थिक समानता किसकी? जब उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर वितरण कैसे होगा? जैसे देखो, समानता के लिए वितरण करना पड़ता है। वितरण का मतलब है कि जो धनी है उसे छीना और निर्धन में बांटा, तो उसको वितरण बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेहरू जी का वहां पर सिद्धांत अलग है। उनका कहना है कि देखिए, अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो हम वितरण किस चीज की करेंगे? अगर मान लीजिए वस्तु ही नहीं है तो वितरण क्या होगा? तो उन्होंने एक तर्क यह दिया कि देखिए, अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम क्या वितरण करेंगे? क्या भूख और गरीबी का वितरण करेंगे? विल यू प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट पोवर्टी? विल यू प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन से, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सॉरी, पोवर्टी? मतलब देयर इज नो सोशलिज्म ऑफ पोवर्टी। मतलब उन्होंने कहा कि गरीबियों का कोई समाजवाद नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, उनका कहना है कि मान लीजिए कोई दो इंसान है, एक इंसान है जिसको एक शाम भोजन मिलता है, दूसरा इंसान है जिसमें उसको एक भी शाम भोजन नहीं मिलता है। तो जिसको एक शाम भोजन मिलता है उससे हम एक क्वार्टर काट के उसको दे दें, जिसको एक शाम भी भोजन नहीं मिलता है, तो अंत में मरेंगे तो दोनों। तो क्यों ना हम पहले उत्पादन को बढ़ाएं कि केवल वितरण की बात करें। उन्होंने कहा कि हम वितरण चाहते हैं परंतु उत्पादन के ढांचे को प्रभावित करके वितरण नहीं चाहते। मतलब उत्पादन के ढांचे को प्रभावित करके वितरण नहीं चाहते। ओके। तीसरी बात यह है कि गांधी जी जैसे वर्ग समन्वय में विश्वास करते थे, नेहरू वर्ग समन्वय में विश्वास नहीं करते थे। मैं समाजवाद में पहले ही मैंने आपको बताया है, वो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते थे, लेकिन वर्ग संघर्ष में भी वो रक्तपूर्ण क्रांति में विश्वास नहीं करते थे। वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपने वर्ग संघर्ष के लक्ष्य को पूरा करना चाहते थे। ये था नेहरू का समाजवाद। तो नेहरू जी जो समाजवाद चाहते थे उनका वहां पर, इसीलिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए और भूमि हदबंदी को कड़ाई से लागू नहीं कर सके। अब देखिए, भूमि पुनर्वितरण का एक मॉडल लेकर आए आचार्य विनोबा भावे, जो गांधीवादी थे, गांधी जी के शिष्य थे, और उन्होंने एक नया आंदोलन चलाया जिसका नाम है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन एक बड़ा ही, माने भूमि के आर्थिक पुनर्वितरण का एक बड़ा ही, मतलब यू कैन से कि इट वाज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड थ्रू पीसफुल मीन्स। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसक तरीके से भूमि के पुनर्वितरण का उन्होंने बड़ा ही अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया भूदान आंदोलन के रूप में। उन्होंने कहा कि सभी भूमि गोपाल की है, मतलब जितनी भी भूमि है वो गोपाल की है, सभी भूमि ईश्वर की है। इसलिए उन्होंने जमींदारों से अपील की कि आप अपनी भूमि का 6ठा भाग दान कर दीजिए। और इन्होंने अपना मूवमेंट 1951 में पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश से शुरू किया, तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया 1951 में, और इसको सफलता उड़ीसा में मिली। और जैसा कि आपको यहां डेटा में सूचना मिलती है कि 4 लाख एकड़ भूमि इन्होंने अर्जित भी की, और आंदोलन उड़ीसा में सबसे अधिक सफल रहा। और वर्ग समन्वय के माध्यम से आर्थिक पुनर्वितरण लाना चाहते थे तो बहुत बड़ी बात थी, परंतु दिक्कत इसमें क्या हुई इस आंदोलन का कि सीमाएं की अधिकांश भूमि जो इनको दी गई, जो विनोबा भावे, एक्चुअली होता क्या था कि जो विनोबा को जो दान में भूमि देते थे वो अधिकांश भूमि ऐसी होती जो खेती के लिए उपयुक्त ही नहीं होती थी, इट वॉज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, और विवादास्पद भूमि होती थी। कई बार क्या होता था कि दो भाइयों के बीच संघर्ष चलता रहता था, एक भाई भूमि का एक टुकड़ा विनोबा भावे को दान में दे देता था।
और कुछ आलोचक का तो यहां तक मानना है कि तेलंगाना में जो एक साम्यवादी आंदोलन शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं तेलंगाना के ये साम्यवादी आंदोलन को विकल्प के रूप में विनोबा भावे ने इसको खोजा। मतलब वहां पर जो कि साम्यवादी आंदोलन, आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में तेलंगाना में एक कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था। मतलब कम्युनिस्टों ने नारा दिया, यह आजादी झूठी है, और उसने वक्त संघर्ष की बात की और हथियार उठा लिए। तो विनोबा भावे ने वहीं से मूवमेंट शुरू किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह एक तरह से उसका विराम देना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई किसी तरह से वर्ग संघर्ष को हम रोक लें। और तीसरा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विनोबा भावे ने ग्रामीण जमींदारों के हक में तो काम नहीं किया, कि ग्रामीण जमींदारों को थोड़ी सी भूमि दे, मतलब सॉरी, ग्रामीण जमींदारों से थोड़ी भूमि लेकर और निर्धन मतलब भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाए, ताकि भूमिहीन किसान गांव में रहे और मतलब भूमिहीन किसान को थोड़ी भूमि मिलेगी तो गांव में रहने का इंसेंटिव मिलेगा, और फिर आगे वो जमींदार के मजदूर के रूप में काम करेंगे। तो हो सकता है यह भी लक्ष्य उनका रहा। जो आलोचक हैं, आप तो सोशल साइंस पढ़ते हो तो आप जानते हो कि सोशल साइंस में जो मीनिंग निकलती है वो प्याज के छिलके की तरह, जब एक एक छिलके आप उतारते हो तो दूसरे छिलके से मीनिंग निकलती जाती है। तो मतलब यह है कि कभी भी ह्यूमैनिटीज में एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता है। तो जब हम उस विषय को पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश रहे कि हम दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान रखें और दोनों पर्सपेक्टिव का अध्ययन करें। सो माय स्टूडेंट्स, अब ये तो आपका हो गया और भूदान मूवमेंट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकनीकी सुधार में भूमि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार के बाद तकनीकी सुधार को प्राथमिकता दी गई। पृष्ठभूमि आपने जानते ही, कीटनाशक और खाद्यान्नों की उपलब्धता, ये तो हम लोगों ने हरित क्रांति कर ली। देखो, नेहरू जी का एक जो कॉन्ट्रीब्यूशन विज्ञान और तकनीकी के विकास में, वो भी आप देख लेना, क्योंकि विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, नवीन संस्थाओं की स्थापना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीव्र औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी के विकास, इस्पात उद्योग की स्थापना एवं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर बल दिया। यानी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर भी उन्होंने बल दिया था। वो कहा करते थे, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जब भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई, उस समय विश्व की दूसरी बड़ी योजना थी, और उन्होंने एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की थी। मतलब उनका यह मानना था कि भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, जो इससे पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी, उसमें दामोदर घाटी प्रोजेक्ट था, हीराकुंड प्रोजेक्ट था, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट था। और उस प्रोजेक्ट से उन्होंने सोचा कि एक साथ कई तीन काम होंगे, सिंचाई का काम होगा, बिजली विद्युत उत्पादन होगा और मत्स्य पालन होगा, मतलब सारे काम उसमें होंगे। और तो पंडित नेहरू का कहना था, तो विज्ञान तकनीकी के विकास के लिए उन्होंने विशेष रूप से काम किया। उनका कहना था कि विज्ञान के दो पक्ष है, एक है दृष्टिकोण और दूसरा है तकनीकी। तो सबसे पहले लोगों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। उनका विचार यह था कि प्रथम दृष्टिकोण, दूसरा तकनीकी, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए दोनों आवश्यक है। उद्देश्य जहां पश्चिमी देशों ने विज्ञान और तकनीकी का उद्देश्य साम्राज्यवादी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया था, वही इन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग किया था, कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम को पूरा करने के निर्धारित किया था। संस्थागत विकास में मैंने कुछ संस्थाओं का नाम दिया है, उसको आप ध्यान कर लीजिए। CSIR 5 IIT कॉलेज की स्थापना की, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया, पहला परमाणु रिएक्टर बॉम्बे के ट्रॉम्बे में स्थापित हुआ, उसी प्रकार थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई। इस सब डेटा को थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। विज्ञान एवं तकनीकी के संवर्धन में पंडित नेहरू को अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग मिला। ये व्यक्ति थे होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा तथा M विश्वेश्वरैया। तीन साइंटिस्ट उनके साथ थे, होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा और M विश्वेश्वरैया। मैसूर से M विश्वेश्वरैया कहते थे एक ऐसा इंजीनियर जिनके पास एक सोशल विजन था और इस्पात उद्योग की स्थापना का लक्ष्य रखा। जैसे भारत की स्वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र में 2 इस्पात उद्योग स्थापित थे, इसमें 1 मिलियन टन का उत्पादन होता था, परंतु नेहरू की सरकार ने 6 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा।
और इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूर्व 3 राष्ट्रों के साथ इस्पात उद्योग स्थापित करने पर समझौता किया गया। यह था ब्रिटेन के साथ दुर्गापुर में, जर्मनी के साथ राउरकेला में और सोवियत रूस के साथ भिलाई में। बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में उत्तरी अमेरिका और सोवियत रूस की तरह अनेक नदियां थी, अतः हमारे नीति निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस की बहुउद्देशीय परियोजना के मॉडल से प्रभावित होकर भारत में भी इस परियोजना के लिए जगह बनाई। इसके तहत एक तीर से 3 शिकार करने की योजना बनाई गई, यथा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन। इस प्रकार की पहली परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना थी, जो विश्व की दूसरी बड़ी परियोजना थी और जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था कि बांध भारत के मंदिर को ध्यान रखना। अब मैं स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे देखो कल के क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि नेहरू के विकास का, आर्थिक विकास का विजन क्या था, तीव्र औद्योगिकरण था। लेकिन तीव्र औद्योगिकरण तभी हम कर सकते थे जब हमारा कृषि आधार मजबूत होता और कुछ कम से कम मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्थापित होता। तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपने देखा कि कृषि को ही लक्ष्य बनाया गया था और इसी के लिए आपने देखा कि उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जैसे कुछ सिंचाई परियोजना आरंभ की गई थी और सिंचाई परियोजना के अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया था, जिसमें संस्थागत सुधार के लिए कदम उठाए गए थे। और इसके अलावा कुछ रासायनिक, कुछ खाद्य उद्योग, कुछ उर्वरक उद्योगों की भी स्थापना की गई थी। ये सब जितना भी प्रयास किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बारी आई 1956 में, तो अब नेहरू जी तीव्र औद्योगिकरण के लिए तैयार थे। तो यह काम उन्होंने सुपुर्द किया। उस समय एक सांख्यिकी विभाग के प्रधान थे जिसका नाम था पीसी महालानोबिस। उन्होंने पीसी महालानोबिस को यह कार्यक्रम सुपुर्द किया। तो पीसी महालानोबिस ने दुनिया में कई जगह प्लानिंग का अध्ययन किया, यानी योजना का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने अमेरिकी मॉडल का भी अध्ययन किया, ब्रिटिश मॉडल का भी अध्ययन किया, लेकिन सबसे अधिक उनको प्रभावित किया सोवियत रूस की पंचवर्षीय योजना। और फिर उन्होंने सोवियत रूस की योजना को बहुत तरजीह दी। लेकिन सोवियत रूस में मैंने पहले ही आपको बताया कि सोवियत रूस एक साम्यवादी देश था। उसमें व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई जगह नहीं थी। उसमें जो भी प्रॉपर्टी थी वो राज्य के नियंत्रण, मतलब वहां पर राज्य आधारित अर्थव्यवस्था थी। शुरू में तो लेनिन ने ऐसा नहीं किया था, जो मैं विश्व इतिहास में बताऊंगा। लेकिन जब स्टालिन का आगमन हुआ तो 1927 में स्टालिन ने पूरी भूमि का सामूहिकीकरण कर दिया। मतलब उसने कहा कि कलेक्टिव प्रॉपर्टी रहेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया। और उसने उद्योगों को भी राज्य के नियंत्रण में रखा, कृषि को भी राज्य के नियंत्रण में रखा। तो जो मॉडल लेनिन का था वो मॉडल भारत नहीं अपना सकता था। इसलिए नहीं अपना सकता क्योंकि हम डेमोक्रेसी थे। हम उस तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकते थे आर्थिक विकास के लिए जो सोवियत रूस ने किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक डेवलपमेंट इकोनॉमी का मॉडल लेकर आए। उनका जो मॉडल था उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। इस मॉडल में जानते हो, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी राज्य नियंत्रण, और निजी क्षेत्र, राज्य नियंत्रण और निजी क्षेत्र दोनों था। जैसे आप कहोगे राज्य नियंत्रण और निजी क्षेत्र से क्या आशय है, तो जैसे मैं आपको बताता हूं। कैसे करें इसको? राज्य नियंत्रण। तो जो राज्य नियंत्रण अगर आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे राज्य नियंत्रण जैसी जो चीज है, तो निजी क्षेत्र में पूरे एग्रीकल्चर को, पूरी कृषि को इन्होंने निजी क्षेत्र में रख दिया। उसमें राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। और उद्योगों को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा। 1956 में आप देखोगे 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी में वे उद्योग रखे, चुने हुए लगभग 17 उद्योग, जो
सिर्फ राज्य के नियंत्रण में होता है। जैसे आप यह देखोगे तो जिसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हो, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री सार्वजनिक उद्योग, मतलब जो भारी और पूंजीगत उद्योग थे उसको राज्य नियंत्रण में रखा, जिसमें रेलवे भी था और भी बाकी चीजें थी, उन सबको राज्य नियंत्रण में रखा। जो जिसको मैंने आपको कहा था कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उसको राज्य नियंत्रण में रखा। फिर दूसरे कैटेगरी में यह उद्योग उन्होंने रखे जिसमें राज्य भी जा सकते थे और निजी व्यक्ति भी जा सकता था, यानी पूंजीपति भी जा सकते। और तीसरी कैटेगरी में वो उद्योगों को रखा जो केवल निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता था। इस तरह से इन्होंने राज्य नियंत्रण और निजी क्षेत्र को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित की, जो सोवियत रूस के मॉडल से प्रेरित तो था लेकिन सोवियत रूस के मॉडल से भिन्न था। अब मैं आपको जरा सा पीसी महालनोबिस का मॉडल समझा दूं, उसके लिए आपको हमारा डायग्राम देखना चाहिए, और मुझे लगता है तो डायग्राम देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उसको समझा देता हूं, तो बहुत स्पष्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। देखिए, ये डायग्राम आप लोगों के लिए विजिबल होगा, वो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। देखिए, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। तो आपको जिज्ञासा होगी भाई ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को क्यों अपनाया, तो इसमें दो क्या फायदे थे। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था, एक, उनका मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था को हम केवल राज्य के नियंत्रण में रखेंगे, और तो जैसे औद्योगिकरण को राज्य के नियंत्रण में रखेंगे, तो हम उतने रिसोर्सेस नहीं जुटा पाएंगे जितना तीव्र औद्योगिकरण के लिए आवश्यक हो, तीव्र औद्योगिकरण के लिए आवश्यक हो, उतना हम रिसोर्सेस नहीं जुटा पाएंगे, और निजी क्षेत्र का सहयोग नहीं मिलेगा। और अगर निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे तो निजी क्षेत्र उसका दुरुपयोग करेगा और शक्ति का केंद्रीयकरण होगा। अभी आप देख रहे हो कि सार्वजनिक क्षेत्र को आप देखो कि प्राइवेटाइज किया गया सार्वजनिक क्षेत्र को, और सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। तो किस प्रकार के क्रोनिक कैपिटलिज्म का उदाहरण अभी आपको उद्घाटित हुआ है अदानी वाले केस में, आप अनुमान कर सकते हो। तो उनको इसी बात का डर था कि अगर निजी क्षेत्र को हम खुला छोड़ देंगे तो निजी क्षेत्र उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। दूसरा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की उपस्थिति, तो उसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र भी होगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे एग्रीकल्चर पूरा का पूरा निजी क्षेत्र में होगा, उद्योगों में एक एरिया निजी क्षेत्र के लिए खुला होगा, एक एरिया सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व होगा, एक निजी क्षेत्र के लिए होगा, और एक में दोनों होंगे। इस तरह से उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की उपस्थिति होगी। तीसरा, पूंजीगत अथवा भारी उद्योगों की स्थापना। आप देखो, यह है टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल सोवियत रशिया से लिया गया था, और यह मॉडल बेसिकली लेनिन का मॉडल था। टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है, ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। इनका कहना यह होता है कि देखिए, उद्योग दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा मेंटली अलर्ट रहना, मेरी बात को सुनना। यह कहा जाता है कि उद्योग दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का उद्योग होता है जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता संबंधी उद्योग। तो उपभोक्ता संबंधी उद्योग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सीधे पहुंच जाते हैं कंज्यूमर्स के पास, सीधे। और जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होते हैं, जिसको आप बोलते हो पूंजीगत उद्योग, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सीधे कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंचता है, सीधे कंज्यूमर्स के पास वो नहीं पहुंचता है। उसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट दूसरा जो उपभोक्ता संबंधी उद्योग होता है उसके इनपुट के रूप में काम करता है। वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, वो उपभोक्ता संबंधी उद्योगों के इनपुट के रूप में काम करता है। ओके। और तो पूंजीगत, और तो इनका जो पूंजीगत उद्योग की स्थापना टू सेक्टर मॉडल था, उसका कहना यह था कि पहले अगर हम पूंजीगत उद्योग की स्थापना कर देते हैं, मतलब इनका यह कहना था कि तत्काल हम उपभोक्ता संबंधी उद्योगों में निवेश को रोक दें, मतलब उसमें कम ध्यान दे के पूंजीगत उद्योगों को स्थापित करें, तो हमारा कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी बन जाएगा, मतलब हमारा पूरा का पूरा उसका बेस तैयार हो जाएगा फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो तब तक जब तक हम पूंजीगत उद्योगों की स्थापना करते रहेंगे, उपभोक्ता संबंधी उद्योगों पर हम निवेश नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की थोड़ी कमी रहेगी। उस कमी को हम बर्दाश्त करें, सहन कर लें। एक समय आएगा, मतलब आगे,
तो दूसरी पीढ़ी के उद्योग जब खड़ा होने लगेंगे पूंजीगत उद्योगों की स्थापना के बाद, तो दूसरी पीढ़ी के उद्योग खड़ा होते ही चले जाएंगे। और जब दूसरी पीढ़ी के उद्योग खड़ा हो जाएंगे तो हमारे पास उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं का पूरा जखीरा कायम हो जाएगा। पूरा का पूरा उपभोक्ता संबंधी उद्योग स्थापित होते रहेंगे और हमारे पास उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था इनका, पूंजीगत अथवा भारी उद्योगों की स्थापना पहले और उपभोक्ता संबंधी उद्योगों की स्थापना बाद में। अंकुर, आर दे ओके? ओके हैं ये लोग? अब बचत को प्रोत्साहन, अधिक बचत। अब देखिए उपभोक्ता संबंधी उद्योग आप कैसे बनाओगे बताइए। उपभोक्ता संबंधी उद्योग जब आप पूंजीगत उद्योग आप कैसे स्थापित करोगे? क्योंकि उपभोक्ता संबंधी उद्योग तो थोड़ा सस्ता भी होता है स्थापित करना, और पूंजीगत उद्योग की विशेषता होती है उसमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। उतने निवेश के लिए कैसे पैसे लाएंगे हम लोग? अगर मान लीजिए हम शीत युद्ध में दोनों में किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेते, अमेरिकन पार्टी को, रशियन पार्टी को, तो खुल के हमें वो आर्थिक सहायता भी देता। तो हम किसी एक पार्टी के साथ न बात करके गुट निरपेक्षता की बात कर रहे थे, तो किसी भी पक्ष से हम बहुत ज़्यादा आर्थिक अनुदान की उम्मीद नहीं कर सकते, सॉफ्ट लोन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे निवेश के लिए? तो इन्होंने उसका तरीका अपनाया कि बचत को बढ़ावा देना है, बचत को प्रोत्साहन देना है महालनोबिस मॉडल में। मतलब कम से कम हमको एक्सपेंडिचर करना है और अधिक से अधिक हमको बचत करना है, मतलब कंजम्पशन कम करना है। लोगों को आदत डालनी है कम, मतलब उपभोक्ता संबंधी उद्योगों पर कम खर्च करे और ज्यादा बचत करे, जिस बचत का निवेश हो। उसके लिए क्या करना है? तो आयात प्रतिस्थापन नीति, ये जो आप देखते हो आयात प्रतिस्थापन, आज हमारी नीति किधर चली गई है पता है? निर्यात संवर्धन। आयात प्रतिस्थापन नीति इकोनॉमिक्स में होता है, उसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि हम बाहरी मोर्चे पर इतना चुंगी लगा देंगे, इतनी चुंगी लगा देंगे कि बाहर के उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं को आने में रुकावट डालेंगे, तो उपभोक्ता संबंधी वस्तुएं बाजार में हमारा कम आए। हम बाहर से उन वस्तुओं की हम आयात पर पाबंदी लगाएंगे, ताकि, क्योंकि अब देखो ज़्यादा, अब आज की तारीख में आप बाजार में जाते हो, आप लोग तो नई पीढ़ी के हो और आप लोगों ने आंखें ही खोली हैं, अपना होश ही संभाला है आर्थिक उदारीकरण के युग में। तो आप लोगों की जब आंखें खुली है तो चारों तरफ आपको कंज्यूमर गुड्स नजर आती है। मोबाइल फोन में अगर आपने एक मॉडल खरीदा होगा तो देखते हैं कि आपका मित्र उससे भी लेटेस्ट लेकर घूम रहा है। अगर शूज में ही आप अगर अच्छे शूज कॉस्टली पहनते हैं तो देखते हैं दूसरा उससे भी बढ़िया शूज, उससे भी लेटेस्ट कंपनी, उससे भी कोई दूसरी अच्छी कंपनी के पहन रहा है। तो यू आर हैविंग सो मेनी चॉइसेस इन कंज्यूमर गुड्स कि आप उस नेहरूवादी एरा की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हो वो कितनी स्कार्सिटी के युग के रूप में स्थापित हो गया था। मतलब हाउ मच स्कार्सिटी वाज देयर, यू कैन नॉट इमेजिन। तो लेकिन वहां पर क्या है कि आयात प्रतिस्थापन की नीति पर इन्होंने बल दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई हम बाहर से कंज्यूमर गुड्स आने ही कम देंगे, लोग उसको खरीदेंगे कम, तो कंज्यूमर गुड्स की मार्केट में कमी। और मौद्रिक नियंत्रण उसके लिए आपको थोड़ा जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। उसको मौद्रिक नियंत्रण के लिए हम टर्म लाते हैं मॉनेटरी कंट्रोल। तो जो मॉनेटरी कंट्रोल की पॉलिसी होती है वो पॉलिसी क्या होती है? तो मॉनेटरी कंट्रोल की पॉलिसी यह होती है कि जैसे बैंकिंग नीति होती है, तो you will find here the example of monetary control that is known as the banking policy. अब what is banking policy? तो आप बैंक को लेंड करते हो, ओके? तो बैंक को जब आप रकम लेंड करते हो, तो बैंक में अगर पैसे जमा करते हो तो बैंकिंग क्या करता है बेसिकली। अब तो खैर आज की तारीख में आर्थिक उदारीकरण का युग है, तो आर्थिक उदारीकरण के युग में तो भूल जाइए पहले कैसे होता था। पहले क्या होता था, बैंक जितना उसके पास जमा मनी होती थी उसका 40% SLR और लगभग 15 से 3% CRR के रूप में जमा रख लेता था, तब बाजार में वो लेंड करता था। तो वो बाजार में बैंकिंग नियंत्रण का मतलब है कि सरकार की तरफ से नियंत्रण होता था, RBI सरकार के माउथपीस के रूप में काम करता था कि बैंक बाजार में इतनी लिक्विडिटी ना छोड़े, इतनी तरलता ना छोड़े कि डिमांड क्रिएट हो। जैसे
एक तो बैंक को अपने असेट का 40% रख देना होता था एसएलआर में, तो उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो बैंक के पास अपना रहेगा। और 15% से 3% उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता था। जब देखते थे कि मार्केट में वस्तुओं की स्कार्सिटी है, उसके लिक्विडिटी का 15% आरबीआई के हाथ में चला जाता था। और जब देखते थे कि भाई अब फसल आ गई बाजार में वस्तुएं आ गई, तो अब डिमांड की जरूरत है थोड़ी, तो फिर धीरे धीरे वो क्रेडिट छोड़ता था और फिर मार्केट में वो रकम आ जाती थी। इसको बैंकिंग कंट्रोल पॉलिसी कहते थे, मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी। और मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी की विशेषता ये होती थी कि इसके द्वारा लोगों में इतना पैसा हाथ में आने ही नहीं दिया जाता था कि लोगों में इतना परचेजिंग पावर हो, क्योंकि परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा और बाजार में तो वस्तुओं की कमी थी, क्योंकि हम कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा उत्पादन कर नहीं रहे थे। तो मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाता तो फिर इन्फ्लेशन आ जाता बहुत ज़्यादा और इकोनॉमी को खराबी होती। इसलिए उसका तरीका अपनाया कि भाई हम बचत को बढ़ाएं, और बचत को बढ़ाने के लिए है कि मार्केट में उपभोक्ता संबंधी वस्तुएं कम आने दें और मौद्रिक नियंत्रण की नीति को भी लागू करें, मतलब बैंकिंग के माध्यम से भी हम कंट्रोल को जारी रखें। नेक्स्ट है रोजगार संवर्धन के लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना। अब इसमें क्या है कि रोजगार संवर्धन के लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना से मतलब यह हुआ कि जैसे देखिए, अब पूंजीगत उद्योग है, तो पूंजीगत उद्योग में केवल अधिक निवेश ही नहीं होता है, बल्कि पूंजीगत उद्योगों की एक विशेषता होती है कि बेसिकली यह उद्योग, इसको बोलते हैं कि यह कैपिटल इंटेंसिव होता है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, परंतु इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होता है। इसके माध्यम से अब देखेंगे कि रोजगार संवर्धन कम होगा, मतलब इसमें रोजगार संवर्धन की गुंजाइश कम होती है। तो चूंकि रोजगार संवर्धन की गुंजाइश कम होती है, तो अब रोजगार कैसे पैदा करोगे, तो उसके लिए एक तरीका अपनाया गया, अलग से लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किया जाएगा और उससे लोगों को रोजगार बढ़ाया जाएगा। लास्ट है विनियमन एवं लाइसेंसिंग नीति 1951। तो विनियमन एवं लाइसेंसिंग नीति 1951 से आशय यह है कि क्योंकि लक्ष्य तो समाजवादी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी लक्ष्य का मतलब जो आपको नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी झलकता है कि आप देखते हो, आपने पढ़ा होगा अभी पॉलिटी में कि 39(20) अनुच्छेद 39(20), उसमें मतलब है कि धन के कुछ हाथों में धन के संकेंद्रण को रोकना। तो धन के संकेंद्रण को अगर रोकना है, उसके लिए उन्होंने एक विनियमन और लाइसेंसिंग नीति लाई, मतलब एक उद्योगपति कहीं अकेला ज्यादा से ज्यादा उद्योगों पर कब्जा ना कर ले, इसलिए नियम बनाया गया कि आपको अगर दूसरा उद्योग खोलना है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस लेना होगा तो विनियमन यानी रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी 1951 लागू किया गया। आप बिना सरकार से लाइसेंस लिए हुए एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आप स्विच ओवर नहीं कर सकते, ये पॉलिसी है। इसी को आपको दिया गया, महालनोबिस मॉडल की विशेषताएं को विस्तार से दिया गया। अब मैं स्टूडेंट्स में आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली नेहरूवादी मॉडल की आलोचना किस आधार पर होती है, उस आलोचना के आधार को मैं बता दूं। जैसे देखिए, जो पीसी महालनोबिस का जो महालनोबिस मॉडल है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप आलोचना करते हो, लेकिन जिस समय हमें आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी मिली तो पहले इसका अच्छा पक्ष आप जान लीजिए। उस समय हमको औपनिवेशिक विरासत का सामना करना पड़ा था, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में निवेश नहीं था, हमारा जो कृषि था उसमें सामंती संबंध कायम थी, जो हमारे यहाँ है उसमें पूंजीगत और भारी उद्योगों की कमी थी। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में, जैसे हमें याद है, अरुण जेटली ने कहा था कि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल एक विफल मॉडल है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अरुण जेटली नेहरूवादी आर्थिक मॉडल का जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर कर रहे हैं? जेटली साहब इसका मूल्यांकन इस आधार पर कर रहे थे
जैसे जेटली साहब थे, उन्होंने इस आधार पर मूल्यांकन किया कि इसने आज के आर्थिक उदारीकरण के युग में, अब मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो शायद वहाँ पर मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। हालांकि वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ के समझा दूंगा ताकि आपका विजन क्लियर हो। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आर्थिक उदारीकरण की जो पॉलिसी है वह तो 1990 के दशक की देन है। लेकिन मैंने आपको दोनों मॉडल बता दिया कि एक तरफ सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल था जो राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था थी, और जो पूंजीवादी मॉडल था वो भी कोई मुक्त अर्थव्यवस्था क्लासिकल अर्थशास्त्र का या एडम स्मिथ का नहीं रह गया था, बल्कि केनेसियन अर्थशास्त्र आ गया था जो अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की बात करता था। वहां पर जो नेहरू की जो पॉलिसी थी, उन्होंने एक तीसरा मॉडल डेवलप किया, क्योंकि तीसरा मॉडल डेवलप करना आवश्यक था। मैं आपको बता दूं कि कुछ सफलता भी हमें मिली, जैसे आरंभ के 3 पंचवर्षीय योजनाओं में हम लोगों के उद्योगों का विकास दर लगभग 7.1% रहा, और एग्रीकल्चर का विकास दर भी लगभग 3% कंसिस्टेंट रहा, जबकि ब्रिटिश शासन के समय मात्र 1% था, 1% से भी कम था। और इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, और आज भी आप CSIR से लेकर IIT तक, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, जितने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो सबका विकास उसी समय हुआ है। अब कहते हैं कि भाई नेहरू जी ने सारी कुछ को राज्य के नियंत्रण में, या राज्य के नियंत्रण में बहुत ज़्यादा चीज़ को ले लिया, तो बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि नेहरूवादी में जो पंडित नेहरू का मॉडल नेहरूवादी मॉडल अवश्य कहलाता है, लेकिन नेहरूवादी मॉडल में नेहरू जी ने सीमित समाजवाद ही रखा था। जैसे आप देखोगे तो एक इन्होंने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसको टाटा से ही लिया था, जो अब फिर टाटा दोबारा ले लिया है, और एक उन्होंने GIC का, संभवतः इंश्योरेंस का, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। और हाँ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इंपीरियल बैंक कहते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन बाकी चीज का जितना तुम देखते हो, चाहे वो खनन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हो, मतलब माइनिंग का राष्ट्रीयकरण हो, या 14 और 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, तो सारा तो इंदिरा गांधी ने किया। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक समाजवाद की दिशा में नेहरू नहीं ले गए, उन्होंने बेसिक मॉडल जरूर दिया, लेकिन वो इंदिरा गांधी ले गई। और इंदिरा गांधी की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि इंदिरा गांधी 1966 में तब समाजवाद की दिशा में अर्थव्यवस्था को लेती चली गई, जब 1966 में दक्षिण पूर्व एशिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहे थे, और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने काफी तरक्की कर ली और हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई, इसलिए इंदिरा गांधी की आलोचना होती है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के समय तक तो वैसा कुछ नहीं था, और बाद में इसका दोष उभर कर आने लगा। क्योंकि देखो, समय के साथ हर मॉडल में सुधार होता है, लेकिन उस समय सुधार नहीं हो सका। कुछ तो नेहरू से 1-2 भूल हुई, क्या भूल हुई वो भी मैं बता देता हूं। और दूसरा है कि बाद के पीढ़ी के जो नेता थे, जैसे इंदिरा गांधी थी, उनको कुछ सुधार करना चाहिए, तो सुधार नहीं हुआ। सुधार अगर शुरू हुआ तो सेकेंड टेन्योर में इंदिरा गांधी ने थोड़ा वो सुधार शुरू किया, तो उसके बाद तो उसकी हत्या हो गई, तो रही नहीं। राजीव गांधी ने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू कर दिया था, और राजीव गांधी अगर नहीं होता, जिसको क्रेडिट नरसिम्हा राव को आर्थिक उदारीकरण का मिलता है, तो वो क्रेडिट राजीव गांधी को ही मिलता। लेकिन राजीव गांधी चुनाव तो के दरमियान ही 1991 में मारा गया उनकी हत्या हो गई राजीव गांधी की, आप जानते हैं, पेरमदूर में। तो फिर कांग्रेस ने चुनाव तो जीता, लेकिन राजीव गांधी रहे नहीं, तो नरसिम्हा राव रहे। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार हुई, तो नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना के अर्थव्यवस्था को ओपन किया और आर्थिक उदारीकरण की नीति लाई। तो लेकिन मोड़ जो समाजवाद है उसकी तरफ इंदिरा गांधी लेती चली गई। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे क्या है कि इसका दोष क्या क्या उभरा, मैं बताता हूं। जैसे देखिए, आयात प्रतिस्थापन की नीति का मतलब हुआ, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो नीति का मतलब हुआ कि बाहर से हम वस्तुओं को नहीं आने देंगे, तो हमारे देशवासी हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। उसकी एक उसमें समस्या आती है। समस्या ये आती है कि अपने देश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा की आदत नहीं रह जाती, क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट आएगा तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा का फायदा ही है। जैसे आज आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि आपके साथियों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, अगर थोड़ा पढ़ने से क्वालिफाई कर जाते तो क्यों इतनी मेहनत करते आप?
तो वही बात है कि अगर कंपटीशन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि गुणवत्ता सुधार, दो उद्योगों में दो सीमाएं आ जाती है। एक तो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं हो पाता है, दूसरा क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हो पाता है। एक तो प्रोडक्ट में गुणवत्ता सुधार नहीं होता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों खामियां हमारे प्रोडक्ट में उभरने लगी। और दूसरा क्या है कि जैसे पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर चूंकि सरकारी क्षेत्र था, तो उसमें सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार आ गया। तो भ्रष्टाचार आने से क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है वो घाटे पर चलने लगी, और घाटे पर चलने लगी तो सरकार को उसको चलाने के लिए हर वर्ष बजट घाटा करना पड़ता था, और बजट घाटे के कारण राजकोषीय घाटा हो जाता था। ये थोड़ा इकोनॉमी का टर्म्स है, तुमको भी समझने में हो सकता है कि बजट अभी आपने पढ़ा है तो हो सकता है आप समझ जाएं। जैसे बजट घाटा बढ़ते बढ़ते राजकोषीय घाटा का रूप लेता चला जाता है, फिस्कल डेफिसिट का। जैसे आप मान लो आपका 100 रुपया है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। तो आपका आमदनी 90 रुपया है और 80 रुपया और खर्च 100 रुपया है। तो आप कहीं से जुटाने की कोशिश करते हो तो क्या करोगे, कर्ज लेकर जुटाओगे। तो वो 20 रुपया आप कर्ज लेकर जुटाते हो तो 20 रुपये का घाटा हो गया, और अगले वर्ष फिर 20 रुपये का घाटा हो गया, उसके अगले वर्ष 20 रुपये का घाटा हो गया। तो धीरे धीरे वही 100 रुपये 200 रुपये का राजकोषीय घाटा का रूप ले लेता है, तो आपका पूरी इकोनॉमी का घाटा हो जाता है। तो वही चीज होता चला गया। दूसरी बात है कि जैसे बाजार में उपभोक्ता संबंधी मतलब जैसे सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया कि भाई भविष्य में हम उपभोक्ता संबंधी उद्योगों की स्थापना करेंगे। तो भविष्य में उपभोक्ता संबंधी उद्योग की स्थापना हो नहीं सकी, क्योंकि जो जिस जिस ने इस मॉडल को अपनाया, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को जिस जिस देश ने अपनाया, वो सब फंस गए, केवल भारत ही नहीं। जैसे सोवियत रूस में भी कंज्यूमर गुड्स की, उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की कमी पड़ गई, पूर्वी यूरोप के देशों में भी पड़ गई। जिन जिन देशों ने अपनाया वो सारे देशों में कमी पड़ गई। सोवियत रूस में तो एक मुहावरा चल निकला था, थोड़ा सा कूलिंग कम कर, एक मुहावरा चल निकला था सोवियत रूस में कि सोवियत रूस के लोग और एडम और ईव बाइबिल के कैरेक्टर है, इनमें क्या संबंध है। तो कहा जाता था कि दोनों स्वर्ग में रहते हैं, परंतु दोनों में से किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं। मतलब वहां पर इतनी स्कार्सिटी हुई। आप लोगों को तो मैंने क्या कहा कि आप लोग आर्थिक उदारीकरण के युग में पैदा हुए हो, तो आप लोग इसको नहीं महसूस कर रहे हो। हम लोग बचपन में महसूस करते थे। जैसे अगर कभी शूज खरीदना होता तो पिताजी शूज की दुकान में ले जाते, तो हमारे पास एक ही चॉइस होता, बाटा शूज। बाटा कंपनी का शूज उसमें सबसे बेहतर शूज था, वही चॉइस था। और फिर दो चार लोकल कंपनी होती थी, तो लोग कोई जो संभ्रांत घर के लोग बाटा शूज ही पहनना पसंद करते, तो बाटा शूज ही मिल जाता। और इतना मजबूत शूज होता था कि जल्दी टूटता नहीं था वो। और एक 2-3 साल पहनने के बाद मन उब जाता था, इच्छा होती थी टूटे, तो टूटता नहीं था। और दूसरा है कि अगर हम लोगों के पास, अगर अब कहोगे स्नैक्स में, तो बस वही हल्दीराम भुजिया वाला था, अंकल चिप्स वगैरह तो बहुत बाद की चीज है। तो मार्केट में स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स था, कंज्यूमर गुड्स की बेहद कमी थी। अगर आपको चॉइस भी है, अब गाड़ी में एक एम्बेसडर कार अवेलेबल था, या बहुत बाद में फिर एक गाड़ी आई फिएट, वो इटली से था, उसका कोलेब्रेशन या कुछ ऐसा। तो इटली से एक ही बस हुई फिएट कार जो इटालियन प्रोडक्शन था, और एम्बेसडर कार जो हिंदुस्तान मोटर्स निकालती थी, तो बस यही थी। उसी तरह से बाइक लेना है तो राजदूत मोटरसाइकिल था, उसके अलावा वेस्पा स्कूटर था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि बस लिमिटेड मार्केट में कंज्यूमर गुड्स थे। और दूसरी दिक्कत यह थी कि लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना जो आप देखते हो, तो ये लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना हो गई व्हाइट एलिफेंट ही, तो इतना घाटे की चीज हो गई कि भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। अब लघु और कुटीर उद्योग में जो पैसे लगाए, रोजगार संवर्धन होगा, रोजगार संवर्धन तो नहीं हो सका। इससे अच्छा तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो जाता, जो अब हो रहा है वो ज्यादा ठीक था। बल्कि वो लघु कुटीर उद्योग में लगाए गए और बीच में वो पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, और लघु और कुटीर उद्योग भी बीमार होते चले गए। और औद्योगिक लाइसेंसिंग है, वो एक बड़ी समस्या हो गई। वो मिस गवर्नेंस का, उसको कहते हैं लाल फीताशाही या रेड टैपिज्म। तो जो रेड टैपिज्म है, वह रेड टैपिज्म का उसने रूप ले लिया। तो
उसी का वो रूप ले लिया। मतलब कि अगर आपको कोई फाइल बढ़ाना हो तो आपको एक बड़ी अमाउंट रिश्वत की देनी पड़ेगी। आप रिश्वत का अमाउंट देंगे तभी आपका फाइल आगे बढ़ पाए। दैट इज कॉल्ड रेट टैपिज्म। तो माय स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट, यू आर क्लियर। और तो ये था नेहरू की सरकार का दो बड़ा फेलियर है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। उनका औद्योगिकरण इसलिए भी विफल हुआ कि उन्होंने भूमि का आर्थिक पुनर्वितरण नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थिक पुनर्वितरण अगर होता और निर्धन लोगों तक भूमि पहुंचती तो लोगों में क्रय शक्ति होती और औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार कायम होता। तो यहां नेहरू चूक गए। और दूसरा क्या है कि आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा, चाहे जापान ने औद्योगिकरण किया हो या संयुक्त राज्य अमेरिका ने या जर्मनी ने, सबने अपने यहाँ प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया। लेकिन नेहरू की सरकार प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है प्राथमिक शिक्षा। हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। नेहरू की सरकार ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए काफी काम किया लेकिन प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए काम नहीं कर सकी। हमारी प्राइमरी एजुकेशन पिछड़ गई, ये भी औद्योगिकरण के पिछड़ेपन गए। ये दो मोर्चे पर आप बताएंगे। एक, हमारे पास आर्थिक भूमि का पुनर्वितरण ना होना, यानी भूमि सुधार कार्यक्रम का विफल होना, आंशिक रूप से विफल हो गया। जमींदारी उन्मूलन तो हुआ परंतु आर्थिक पुनर्वितरण नहीं हुआ। और दूसरी सीमा हमारी हुई कि प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हुआ। दो चीजों को ध्यान। अब मैं आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस पर ले चलता हूं पहले। देखिए, अब देखिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होती है, तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपको क्वेश्चन लिखना सहज होता जाएगा। तो मेंस का क्वेश्चन राइटिंग करने में थोड़ा वक्त लगता है, बस उस वक्त को आप लोग थोड़ा इंतजार करो और बढ़िया से पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ध्यान दो। क्वेश्चन राइटिंग मुश्किल नहीं होगी। देखिए, आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्राम दान आंदोलनों के उद्देश्य का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए और उनकी सफलता का आकलन कीजिए। अब ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है क्योंकि आप जानते हो यहां पर क्या दिया, समालोचनात्मक विवेचना। तो इसका मतलब है कि भूदान और ग्रामदान जो उनके, मतलब जैसे 1951 में भूदान चलाया था, 1955 में ग्रामदान, मतलब ग्रामदान का कोई मतलब नहीं था भाई ये ग्रामदान हो गया विनोबा का, तो मतलब यहाँ के लोग जो है वो भूदान पर समर्पित हैं। इसके अलावा कोई, ये सब आदर्शवादी बातें थी। तो ये आंदोलन के उद्देश्य का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए और सफलता का आकलन कीजिए। तो उद्देश्य का आलोचनात्मक विवेचना कीजिएगा, मतलब इसका अच्छा उद्देश्य क्या था, इसके पीछे गलत उद्देश्य क्या था। देखो कैसे हम, भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन वर्ग समन्वय पर आधारित भूमि सुधार का एक कार्यक्रम था। इसके अपने सबल एवं निर्बल पक्ष थे। विनोबा भावे ने अहिंसक सामाजिक रूपांतरण के लिए सर्वोदय समाज का गठन किया। बड़े बड़े भूस्वामी इस बात के लिए राजी किए गए वे कम से कम अपनी भूमि का छठा हिस्सा अनुदान के रूप में दे दें। यह आंदोलन 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से आरंभ हुआ और 1955 में इसने एक नए आंदोलन का रूप ले लिया। इसे ग्राम दान के नाम से जाना गया। भूदान एवं ग्राम दान के पीछे आदर्श यह था कि सभी भूमि ईश्वर की है तथा इसे खुले रूप में अनुदान दिया जाना चाहिए। अगर हम भूदान एवं ग्रामदान के उद्देश्य पर विचार करते हैं, क्योंकि देखो आलोचनात्मक विवेचन है, तो देखो इसको दोनों पक्षों को हमने लिया है, तो हम उसके पीछे घोषित एवं अघोषित दो प्रकार के उद्देश्य दृष्टिगत होते हैं। ये 200 शब्द का क्वेश्चन था तब। इसका घोषित उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक पुनर्वितरण। अगर यह मॉडल सफल हो जाता, ये क्वेश्चन पूछा है 2013 में, अगर ये मॉडल सफल हो जाता तो आर्थिक पुनर्वितरण का एक नवीन मॉडल स्थापित कर सकता था। वहीं इसका अघोषित उद्देश्य था आर्थिक रूप में विभाजित समाज वर्ग संघर्ष को रोकना। यह भी गौर करने की बात है कि आंदोलन तेलंगाना से आरंभ हुआ जहां साम्यवादी दल उग्र आंदोलन छेड़ चुका था। इसके अतिरिक्त इस संबंध में एक मान्यता यह भी है कि इस आंदोलन ने भूदान के माध्यम से ग्रामीण भूमिहीनों के बीच थोड़ी सी भूमि वितरित कर ग्रामीण क्षेत्र से उनके पलायन को रोकने का प्रयास कर रहा था ताकि भूमिधारी वर्ग को पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रम उपलब्ध रहे। अब जहां तक इसकी सफलता के आकलन का प्रश्न है, में ध्यान रखना चाहिए कि भूदान आंदोलन कुल मिलाकर सफल नहीं रहा।
उड़ीसा में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रहा, किंतु अन्य क्षेत्रों में यह प्रभावहीन रह गया। जो 4 मिलियन एकड़ भूमि अनुदान में दी गई थी वह या तो खेती के लायक नहीं थी या विवादास्पद थी। इस आंदोलन की विफलता ने सिद्ध कर दिया कि भूमि सुधार के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो आप लोग इसको गौर से पढ़िए। जैसे जय जवान जय किसान नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। मतलब नारे के उद्भव का भी आलोचनात्मक और नारे के महत्ता का भी आलोचनात्मक। ये 2013 में पूछा था, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो 2013 उसी वर्ष सिलेबस चेंज हुआ था तो यह पूछा गया था, उसके बाद फिर वो छोड़ दिया गया। यहां पर देखो, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 में दिया गया नारा जय जवान जय किसान सैन्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के बीच आंतरिक संबंधों को रेखांकित करता है। साथ ही इस नारे से यह भी संकेत मिलता है कि स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए सैन्य शक्ति एवं खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता दोनों आवश्यक। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 में दिया गया नारा जय जवान जय किसान सैन्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के बीच आंतरिक, तो कितना बढ़िया लाइन है, गौर करो। जय जवान जय किसान नारे आंतरिक सैन्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के बीच, एकदम कितना रिमा। जैसे तुम लोग भी जनरल स्टडीज के बाकी पार्ट भी पढ़ोगे, जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी वैसे वैसे इस तरह के सेंटेंस निकलने लगेंगे एंड यू विल बी क्लियर। जैसे अभी तो मुश्किल है ऐसा सेंटेंस अभी सोचना, चूंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सैन्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच आंतरिक संबंधों को रेखांकित करता है। साथ ही इस नारे से यह भी संकेत मिलता है कि स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए सैन्य शक्ति एवं खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता दोनों आवश्यक है। उपरोक्त घोषणा ने भारत में हरित क्रांति का आधार तैयार किया। 1960 के दशक में भारत PL 480 के तहत अमेरिकी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर था, किंतु युद्ध के मध्य तथा उसके पश्चात जिस प्रकार लिंडन जॉनसन, राष्ट्रपति अमेरिकन लिंडन जॉनसन की सरकार ने भारत की विदेश नीति पर दबाव बनाना चाहा, उससे भारत सरकार को एक सबक मिला। वह सबक यह था कि स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। अतः पहले लाल बहादुर शास्त्री तथा फिर उनके उत्तराधिकारी ने हरित क्रांति का नारा देकर भारत की खाद्यान्न आपूर्ति को सुरक्षित करने का प्रयास किया। 1966 तथा 1973 के बीच इसका प्रसार पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया। इस क्रांति को लाने के लिए हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, उन्नत सिंचाई, कीटनाशक तथा उन्नत कृषि तकनीकी यथा ट्रैक्टर आदि का बड़ा योगदान था। हरित क्रांति का कई लाभ भारत को मिले। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब इसका दोनों पक्ष हमने लिया है, सबल पक्ष और निर्बल पक्ष। बस इसको गौर से तुम लोग पढ़ते जाओ। और स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदानों की विवेचना कीजिए। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण 1966 में ताशकंद समझौता, ये तो कल मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा विदेश नीति, फिर चर्चा होगी। उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक कीजिए जिस कारण भारत को बांग्लादेश को उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन हुआ। ये 2013 में पूछा। अब इतना आगे वो नहीं जाते हैं, अब 1970 के दशक तक नहीं जाते हैं। 2013 में तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ था तो वहां तक गए थे, अब उससे पहले ही रह जाते हैं। फिर भी सेफ्टी के लिए विदेश नीति में कुछ मैटर में कल आपको और दे दूंगा 1970 जैसे, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी और श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों एरिया कवर हो जाए तो कल मैं वो दे दूंगा। और जो विदेश नीति में कल मैं आपको विदेश नीति कल ही आपका समाप्त होगा, तो विदेश नीति में ध्यान कर लेना। हम इसमें वो भाग को डिस्कस करेंगे क्लास में जो तुम्हारे लिए समझने के लिए आवश्यक है। और ये जो छोटे छोटे भाग है ना, जैसे वियतनाम है, मलेशिया, ये सब में डिस्कस नहीं करेंगे, तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना या इसको इग्नोर भी कर सकते हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। और मैं दोनों महाशक्तियों के साथ जो भारत के संबंध थे उसको कवर कर देंगे। दोनों महाशक्तियों के साथ भारत के संबंध तो उसको कवर कर देंगे। और चाइना वॉर कवर कर देंगे, चीन के साथ जो भारत के युद्ध हुआ है ना, इसको कवर कर देंगे। तो कल मैं ये सब आपको, आज मैं यहीं छोड़ देता हूं। अब चूंकि इकोनॉमी का हो ही गया तो कल मैं विदेश नीति में जितने भी इंपॉर्टेंट आयाम हैं आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उतने छोटे छोटे पड़ोसियों के बारे में याद रखने की आवश्यकता नहीं, मैंने उसी फॉर्मेलिटी दे दिया है। और जो कल आवश्यक चीजें हैं वो कल क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा।
और फिर कल ही आपका विदेश नीति के साथ ये चीज़ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में राष्ट्र निर्माण में फिर एक बार मैं आपको जोड़ के बता दूंगा कि सारे के सारे पहलू राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। आज मैं यही रुकता हूँ।